अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हिलास करंट अफेयर्स के साथ इब्राहिम फैज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप हमारी एक ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट है कल रात की वो देख रहे थे, वही तस्बीह सिलसिले हैं जो वो अभी तक जारी हैं। अभी ये कब तक सिलसिले जारी रहेंगे अल्लाह जानता है। आज गुफ्तगू शनीद का जो सिलसिला है, मेरे पैनल में मौजूद हैं पाकिस्तान कम्युनिटी के प्रेसिडेंट जनाब जावेद असलम आराई साहब, सिम्वोलियो एंदाक्सी मितानास्तोन कमातेरो और आइयो नारगिरोन बांग्लादेश बरदरी से जनाब अरमान खुश आमदीद आपको भी शुक्रिया। पाकिस्तान एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब हाजी मोहम्मद अफजल साहब, इनके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। 2-3 इश्यूज़ हैं, बड़े ही हॉट किस्म के इश्यूज़ हैं, उन पे बात करनी है। एक खराची जो बिजली के बिलों पे लगातार आई है कि बिजली के बिल अचानक 800, 900, 1000 यूरो कैसे आना शुरू हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इथाइयन या नेशनलिटी, स्टॉप नेशनलिटी माइग्रेंट्स के लिए ग्रीस में, उसके हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में थे पूरा दिन प्रेसिडेंट, इनके साथ बातचीत करेंगे कि आज कौन से रूल्स हैं जो पास हुए, कौन से हैं जो पेंडिंग पे पड़े, उनके बारे में बातचीत करेंगे। उसके साथ साथ कुछ ऐलानात हैं, कुछ ख़बरें हैं, वो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। सबसे पहले मलक तारक ऐवान अमोनिया की जानी पहचानी शख्सियत, उनकी वालिदा मोहतरमा वफ़ात पा चुकी थी, उन के लिए ताज़ियत का पैगाम दिया है हमें बराक ग्रुप ने, देश परदेश इंटरनेशनल ने, जनाब मुबशर हसन वड़ाई साहब की सारी कंपनी जो उनकी तरफ से इजहार ताज़ियत है इनके लिए। जनाब सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब, उनके ससुर जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं, उनके लिए बराक ग्रुप की तरफ से ताज़ियत है। हमारी ग्रीस टाइम या विनस टीवी ग्रीस की सारी जितनी भी टीम है उनकी तरफ से इजहार अफसोस है इन वफ़ातों पे। इसके अलावा जो हमारे पिछले प्रोग्राम्स थे उनमें हमने कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई थी कि कुछ लोग हैं गुमशुदा, लापता। एक नाश है एक पाकिस्तानी की, अरशाद अहमद, जिसका नाम आपको हमने बताया था वालिद गुलाम नबी, वालदा का नाम आमना बीबी। मैं चाहूँगा कंट्रोल रूम से कि पिक्चर को दोबारा दिखाया जाए, क्योंकि ये लाश है जो काफ़ी अरसा से बेयारो मददगार है, कोई सहारा नहीं, कोई वाली वारस अभी तक इस नौजवान का नहीं मिल सका। अरशाद अहमद जो पुलिस की तरफ से दिया गया नाम है ये वो नाम है, लेकिन अभी इसका हकीकी नाम क्या है इसका भी पता नहीं, क्योंकि ये जब पुलिस से रिकॉर्ड लिया गया पॉलिटिकल असाइलम के अदारे से, तो उन्होंने ये फिंगरप्रिंट्स के हवाले से रिकॉर्ड दिया। अगर कोई इस चेहरे को पहचानता है तो खुदारा जल्द से जल्द रब्ता कीजिए, विनस टीवी के जो दिए हुए नंबर्स हैं उन पर, और किसी तरह भी रब्ता कीजिए ताकि ये जो एक मुसलमान की लाश है इसको किसी न किसी तरीके से अपने मुल्क पहुंचाया जाए। क्योंकि यहाँ की जो इंतज़ामिया है उन्होंने तकरीबन 8 दिन का टाइम दिया है कि 8 दिन के अंदर अगर इसका कोई पता चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो बसूरत दीगर इसको यहाँ ही दफन करना पड़ेगा। अच्छा, एक तो ये बात, और दूसरी मलक तनवीर नाम का एक नौजवान जिसकी उम्र तकरीबन 23 से 24 साल है, ये प्यानिया से तकरीबन 2.5 माह से 5 सितंबर से गायब हुआ था, लापता है। अभी तक कोई किसी तरफ से कोई ऐसी शवाहिद नहीं मिल रहे जिससे ये नौजवान है जो इसको किसी न किसी तरीके से ढूंढा जाए, या इसके जो लवाहिकीन हैं इस वक्त तड़प रहे हैं उन तक कोई खबर पहुंचे। तो जिस किसी को भी ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं मलक तनवीर वालिद मोहम्मद इकबाल, इसका ताल्लुक बेगोवाल के नज़दीक दमड़ी चंदा सिंह एक गांव है वहाँ से है। तो जिस किसी साहिब को भी इसके बारे में पता हो या तनवीर खुद देख रहा हो, सुन रहा हो ये खबर, तो उसके जितने भी लवाहिकीन हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हैं, इसलिए जल्द से जल्द ये रब्ता करें। अच्छा जी, ये थी कुछ खबरें दिल को दहला देने वाली, और इसी तरह आगे कुछ और न्यूज़ हैं। एक अच्छी न्यूज़ है वो है कि विनस टीवी ग्रीस ने अपने 4 साल मुकम्मल कर दिए। विनस टीवी ने अपने 6 साल मुकम्मल कर दिए, तो एनिवर्सरी के लगातार कमर्शियल्स आप देख रहे हैं, लगातार किस धूम धमाके से ये प्रोग्राम जो है उनकी तैयारी की जा रही है। ये लगातार आपको विनस टीवी वॉच करने से अंदाज़ा हो रहा होगा। लेकिन इसका एक जो हम यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं वो होगा 10 दिसंबर को महफिल समा का एक बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम। तो उसमें जितनी भी दीनी तंजीमें हैं, दूसरे लोग, वो विनस टीवी के स्टूडियोज़ में अभी से रब्ता कर सकते हैं ताकि आपके लिए बाकायदा जो नशिस्तें हैं वो रखी जाएँ।
अच्छा जी, इसके साथ साथ एक और खुशखबरी मैं आपको बताता चलूं कि वेनिस टीवी ग्रीस के 4 साल और वेनिस टीवी के 6 साल मुकम्मल होने पर एक नई खुशखबरी ग्रीस वालों के लिए वो ये है कि वेनिस न्यूज़ के नाम से हमारा जो नया अखबार है उसका पहला शुमारा भी इंशाअल्लाह 10 दिसंबर को आपके हाथों में होगा। तो इसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि इस वक्त तक जिस वक्त प्रिंट मीडिया की बात की जाती है बहुत सी जगह पर ऐसी बातें, ऐसी हकीकतें छुपी रह जाती थी जो हम आपके सामने नहीं ला सकते थे। तो अभी बजरिया प्रिंट मीडिया हमारी कोशिश होगी कि वो तमाम हकायक जो कभी कभी हम बजरिया टीवी आप तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन बजरिया अखबार आप तक ज़रूर पहुंचाएं। इस अखबार की सबसे बड़ी बात होगी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कवरेज होगी यूनान की, और क्योंकि ताल्लुक़ वेनिस टीवी से है तो ये इंटरनेशनल अखबार तो होगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी कोशिश होगी कि अपनी जितनी भी कम्युनिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस किया जाए, एजुकेट किया जाए, किसी न किसी तरीके से कोई कसर बाकी ना रहे। अभी सिलसिला शुरू करते हैं जिस मकसद के लिए आज हम यहाँ पर हैं। सबसे पहले अरमान से बात करते हैं क्योंकि बांग्लादेश से इनका तल्लक है। इनसे पूछते हैं कि आज हमें ये क्या कह रहे हैं, और कल का जो प्रोग्राम है इथाइयनिया यानी कि स्टॉप नेशनलिटी, जो एक यहाँ की कुछ दाएं हाथ की तंजीमें हैं जिन्होंने ये एक आवाज़ उठाई थी कि गैर मुल्की जितने भी हैं उनको नेशनलिटी ना दी जाए, और जिनको दे भी दी गई है, जो बच्चे यहाँ पर पैदा हुए थे उनको भी उसको भी वापस ले लिया जाए। तो अरमान, वेलकम प्रोग्राम में, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, उर्दू में भी बात करेंगे और कुछ बात है जो वो ग्रीकी में भी करेंगे। बंगला में बंगला मुश्किल है, बंगला में बात आप क्वेश्चन करेंगे जावेद साहब और आप जवाब देंगे, ठीक है? बिल्कुल ऐसा। अच्छा, ताइथेलना रोतीसो नमस्पीस या ब्रियानो प्रोग्रामा यातिन इथाइयनिया che ya simerino posto idate che ya avrio iste etimi ya nasimete sto programa ne misita me etima ine avrio kanu me programa umos yati kanu me tora ine lada ine para poli problema deta kani to anta kanu me mis etesi kanu me yatelo aftodita yelonika aftodita ya deavaterio an genisito pedimas ute aftod deta din simera itane to gigastirio que sana ine deka eniam januario sana digastiro egine ana boli ne que no mizo takobi anta kobi yati takobi emi sita me canonica ta dini emas ta anta katu me mispiti deta dini telona kano oli dromo ta milishu me ke fonak sume pepina dini tikamas apto ine democracia tikamas ine pepina dinete उमोस देता दिन अंता काच में स्पीति देता दिन। अगर कल के प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे और अपना हक नहीं मांगेंगे तो उस वक्त हम मजाज नहीं कि इनसे गिला करें कि आपने हमें नेशनलिटी नहीं दी। आपके बात करने का मकसद है, ठीक है। अभी प्रेसिडेंट पाकिस्तान कम्युनिटी जनाब जावेद असलम आराई साहब से पूछते हैं कि आज का दिन जावेद साहब मेरा ख्याल है बहुत ही हार्ड किस्म का दिन था और ऐसी जिम्मेदारियां थी यहाँ पर भी, और आपके अलावा भी जितने ग्रीक तंजीमें थी। अभी पेत्रो कोस्तादिनो भी इंतजार कर रहे हैं, ब्रेक के बाद वो भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम पूछेंगे। अच्छा जी, क्या कहते हैं आज का जो सुप्रीम कोर्ट का दौरा था आपका? बहुत शुक्रिया इब्राहिम। इस की तरफ आने से पहले मैं आपको 4 साल मुकम्मल करने पर, कामयाबी की इस सरहद को अबूर करने पर शाबाश और तहसीन पेश करता हूँ और ढेर सारी दुआएं करता हूँ कि आप और वीनस टीवी दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की करें, और ताकि जो मसाइल हैं उनमें आपका एक बड़ा हाथ है, बड़ी काबश है, उसको अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। जो आपने जैसे कि आज सिम्बोलियत सेपिक्रातिया में लाओस और इस तरह की मुतस्सब जमातें जी जो न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि यूनान में बसने वाले तमाम फॉरेनर्स जो हैं उनको तअस्सुब की वजह से वो चाहते हैं कि उनको जो कानून पास हुआ था उस कानून को कैंसिल किया जाए, मुस्तरद किया जाए, और सिम्बोलियत सेपिक्रातिया उसके बारे में जो है एक डिसीजन दे के ये कानून खत्म किया जा रहा है, जो सबका हुकूमत के दौर में पास हुआ था, जो इतनी मुद्दत के बाद, यानी कि ये यूनान वाहिद मुल्क है जहां इतनी मुद्दत के बाद खुदा करते उसके बाद इतने जो है हमने कोशिशें की, काविशें की, हर रोज रोडों पर रहे, और उसके बाद जाके एक अच्छी खबर आई कि यहां पैदा होने वाले बच्चे
उनको नेशनलिटी मिल सकती है। और आप भी अगर पहले 10 साल था कि आप अगर 10 साल मुकम्मल करें तो आपका हक है। अब बेशुमार नौजवानों ने इस आस पे, इस उम्मीद पे एप्लीकेशंस रिट दायर की हुई हैं, ठीक, फीसेस जमा कराई हुई हैं। और उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि नौजवानों घबराने की कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह बफज़ल ताला जैसा आज हम उधर तकरीबन 1200-1400 अफराद मौजूद थे, तो वो जब तक आप मुसलसल जोहद मुसलसल पर रहेंगे, जब तक आप ये यकीन कर लेंगे कि आप कोशिश कर सकते हैं, आप काविश कर सकते हैं, आप अपना हक मांग के छीन के ले सकते हैं, तो तब तक मैं आपको ये बात आपको गोश गुजार कर दूं कि कोई आपका हक नहीं छीन सकता। बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए करना ये है कि अक्सर बेशतर ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि यार फलां जगह एहतजाज है, जुलूस है, आप उधर आए। तो आप अक्सर बेशतर शाना बशाना होते हैं हमारे, तो आप देखते हैं कि बड़े थोड़े से अफराद को, मेरे थोड़े भाइयों को, बहरहाल मैं उनको भी ढेर सारी गनीमत और शाबाश देता हूं और गनीमत समझता हूं कि बाशऊर लोग मौजूद हैं, और उनसे गुजारिश करता हूं कि आप जरूर उन प्रोग्रामों में शामिल हों। आपका शामिल होने का मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि ये लाजमी हमारा हक हमें दिया जाए। बिल्कुल ठीक। तो इस हवाले से जैसा कि वो आज बिजली की खराची जो अजाफी टैक्सेस जो हैं उन पे पहली जो थी बहस थी शमूलियत शब इकरातिया में, बहुत ज़्यादा शोर से, बहुत ज़्यादा ज़ोर से उस पर एहतजाज हुआ। और आज का तरीका ये था कि शमूलियत शब इकरातिया एक केस सुनती है और उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद दूसरा केस हो, उसके बाद तकरीबन 2.5 घंटे इथाइनिया का जो प्रोग्राम है उस पर बात की गई। और इसका अक्सर मेरे भाई या बच्चे या बहनें ये सोचेंगे कि जल्दी जल्दी बताएं फैसला क्या होगा। तो फैसला जो है उसको ये रोक लेते हैं, उस दिन फैसला नहीं होता। और हमारा उधर मौजूद होने का मतलब होता है कि हम जाग रहे हैं और हमें आपने ये हक देना है, क्योंकि अगर आप ये हक ना देंगे तो इसका मतलब है इंसानी हकूक की पामाली कर रहे हैं आप। जी जी जी। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 19 जनवरी को मुमकिन है कि वो इस पर कोई आर्जी फैसला दें। अच्छा। और उसके बाद फिर इन अदालतों के फैसले काफी लंबी मुद्दत के बाद आते हैं। कल का जो एहतजाज है, कल का जो अकट है प्लातिया अमोनिया में, कल का जो इब्राहिम अकट है वो, उसमें मैं खास गुजारिश करूंगा, इन्हीं मुतशब हमलों की वजह से ये हमने किया है, क्योंकि नहीं किया जैसे कि आपको पता है कि उन्होंने कहा कि हम यहाँ दुकानें तोड़ेंगे, मारेंगे लोगों को, प्लातिया में कोई ना बैठेगा। इसी तरह अस्प्रो पिरगो, पेरिस्तेरी, गालियो, न्यायुनिया, पेरिसोस और बेशुमार इलाकों में, और मार्कोपोलो वगैरह के इलाकों में भी बेशुमार अफराद को ज़दोकोब किया गया। कल का जो प्रोग्राम है उसमें मैं बेहद मोदबाना गुजारिश करूंगा नौजवानों से। इकबाल जो है ना, वो समझते हैं कि नौजवान को तन आसानी जो है ना वो इतना जंग लगा देती है और उसको बेकार कर देती है। तो मैं गुजारिश करता हूं और उम्मीद करता हूं और यकीन भी साथ करता हूं कि मेरे नौजवानों को ना जंग लगा है और ना वो सुस्ती और काहली का शिकार है। बस थोड़ा बहुत इन चीजों से आशना होना उनके लिए जरूरी है। तो गुजारिश ये है कि आप कल जरूर जोक दर जोक उसमें तशरीफ लाएं, आस्प्रो पिरगो से भी और रक्षा यूनियन भी तशरीफ लाए। आया सोफिया से शबीर जो मस्जिद के प्रेसिडेंट हैं, उधर एक नई मस्जिद जिसको जला दिया गया, उनसे गुजारिश है, एक नाम से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप यहाँ अमोनिया 1:30 बजे पहुंचे और पहुंच के अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराएं। कल सिर्फ और सिर्फ फॉरनर्स का दिन है और उसके हकूक के लिए मांगने का दिन है, हकूक मांगने का दिन है इज्तिमा में। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कल किसी किस्म की कोई सुस्ती देखने में नहीं आएगी और मुझे यकीन कामिल है कि हजारों की तादाद में तमाम कम्युनिटी से अफराद उसमें शामिल होंगे। बेशक 4 दिसंबर बरोज इतवार नमाज ज़ोहर शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस बमकाम मरकज़ मिनहाजुल कुरान रहंदी में एक नौजवान स्कॉलर हैं जो वो तशरीफ़ ला रहे हैं जर्मनी से, जनाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल सानी साहब जो कि डायरेक्टर मिनहाजुल कुरान हैं फ्रैंकफर्ट में, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। उनका ख़िताब होगा, तमाम उम्मत मुसलमान को इस महफ़िल में दावत दी जा रही है, तो ज़रूर शिरकत कीजिए। अभी हाजी मोहम्मद अफजल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि हाजी साहब किस नज़र से आपने देखा कि आया ये जो हकूक़ हैं ये मांगने चाहिए या ये जो तरीक़ाकार है मांगने का ठीक है? अस्सलाम वालेकुम जी।
देखिए जी, हकूक जब तक हम मांगेंगे नहीं, कोई भी कौम जब हकूक नहीं मांगती तो उसे हकूक नहीं दिए जाते। आज जैसे जावेद साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस आज सुना जा रहा था, जिसका फैसला उन्होंने महफूज कर लिया। काफ़ी तादाद में ग्रीक लोग थे, पाकिस्तानी बेचारे, खैर उनको इल्म भी नहीं था। दूसरा, बदकिस्मती से हमारे लोग बहुत कम निकलते हैं। बाकी कल के प्रोग्राम में जिस तरह जावेद साहब ने कहा, इस तरह मैं भी अपने भाइयों से गुजारिश करता हूं कि जितने ज़्यादा तादाद में आप लोग आएंगे, उसी तरह आपकी बात भी उतने ही जोश से सुनी जाएगी। ये हमारे सब का हक है और हमें अपने हकूक़ के लिए जदोजहद करनी पड़ेगी। कल जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं और हमारी बात सुन रहे हैं, हर आदमी के पास CU मोबाइल मौजूद है। जितने भी भाई हैं, जहाँ जहाँ भी रहते हैं, उनको ये CU से आप कॉल करें और कल के प्रोग्राम के लिए दावत दें। और जितने ज़्यादा हमारे लोग होंगे, हमारी आवाज़ दूर तक सुनी जाएगी और इंशाल्लाह 19 तारीख को ये जो फैसला होगा, इंशाल्लाह हमारे हाथ में होगा। इंशाल्लाह। अभी व्यूअर्स मज़ीद इस पे बात करनी है। कल हर सूरत में प्लातिया अमोनिया आपने भी पहुँचना है, हमने भी होना है और हम सब ने होना है। यहाँ तफरीक वाली कोई बात नहीं है, कोई दड़ेबाजी, कोई वो तंजीम, वो ग्रुप बंदी। सबसे पहले अपना हक लें, उसके बाद लड़े झगड़ेंगे। अभी लेते हैं एक कमर्शियल ब्रेक और कमर्शियल ब्रेक के बाद फ़ौरन आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। नई तरजीहात, नए फ़वाइद, 30 ममालिक के लिए शानदार पैकेज के साथ ताज़ा मोबाइल अपने नेटवर्क पर आपका स्वागत करता है। अब इंटरनेशनल कॉल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मनपसंद नंबर हासिल करें या अपने पुराने नंबर्स के साथ आएं। ताज़ा फैमिली आपको खुशामदीद कहती है। फोन बूथ की तलाश, न लैंडलाइन की जरूरत। बराह रास्त लंबी कॉल एक साथ। हर रिचार्ज पर ताज़ा से ताज़ा नेटवर्क पर 600 मिनट फ्री। ताज़ा मोबाइल कार्ड्स यूनान भर में दस्तयाब हैं। नाहियत का एहसास लिए इंग्लिश, ग्रीक, उर्दू, अरबी और रशियन 5 जुबानों में से किसी एक का इंतखाब करें तो हो जाए आपका अपना ताज़ा मोबाइल। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक पर जाने से पहले हम नेशनलिटी के हवाले से बात कर रहे थे कि जो गैर मुल्की यहाँ पर हैं, अभी सालों का तयन नहीं, अगर किसी को 10 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, बड़े सादा से अल्फाज में मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ, लेकिन कोई सुनवाई किसी जगह नहीं। बमुश्किल, बड़ी ही मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके एक कानून पास हुआ कि जो गैर मुल्की यहाँ पर हैं उनको नेशनलिटी दी जाए। जो हालात हैं लगातार हम आपको बताते हैं कि क्राइसिस के बाद हुकूमत का जो तख्ता है वो पलट गया, हुकूमत नए लोगों के हाथ गई। जैसे ही नए लोगों के हाथ ये हुकूमत की दाएं बाजू की जो जमातें हैं उन्होंने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि गैर मुल्की हैं, एक बहुत बड़ी वजह है जो ये बहरान है, मुआशी बहरान, उसकी। तो इसके लिए इनकी नेशनलिटी कैंसिल की जाए। उसमें 2-3 बड़ी बड़ी जमातें, इस वक्त बड़ी बड़ी नहीं, खैर छोटी छोटी जमातें हैं, लेकिन इस वक्त मौका उनको मिल गया है। तो आज उसका सुप्रीम कोर्ट में जब बिल पेश हुआ तो उसकी आगे डेट एक पड़ गई, लेकिन उसके बारे में बातचीत जारी थी। अभी आप अगर अपने हकूक़ को महफूज करना चाहते हैं, उसके लिए इकट्ठा होना ज़रूरी है। बेयक ज़बान होकर एक आवाज़ बनना पड़ेगा और एक आवाज़ बनकर इस हुकूमत को बताना पड़ेगा कि हमारे ये हकूक़ हैं। तो इन हकूक़ के लिए कल का दिन है जो प्लातिया अमोनिया में सब गैर मुल्कियों को कॉल किया जा रहा है। बिला तफरीक हर बंदा वहाँ पर पहुँचे, किसी जमात से उसका तल्लक है, किसी ग्रुप से तल्लक है, तो ये ज़रूरी है। अभी यहाँ के एक मंजे हुए जर्नलिस्ट जनाब अशीर हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ हम बात करते हैं कि मुहर्रमुल हराम के चांद के हवाले से। पिछला मुहर्रमुल हराम का स्टार्ट जो हमने वो सैटरडे से लिया, लेकिन मुहर्रमुल हराम की बाद में ये क्लियर हुआ कि इतवार को पहली तारीख थी, लेकिन हमने तो आपके सामने प्रोग्राम पेश कर दिया था। अभी ये किस वजह से ये छोटा सा इख्तलाफ हुआ या इसको किस तरीके से सुलझाया गया, तो हमारे साथ यहाँ के एक जर्नलिस्ट मौजूद हैं जनाब अशीर हैदर साहब। अशीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम, हाल है आपके? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि रोशनी आप डालें जो मुहर्रम हराम के चांद के हवाले से जो थोड़ा सा मसला बन गया था, अभी तक उसकी डिटेल्स हम तक नहीं पहुँची, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़बानी ही हम हमारे व्यूअर्स को सुनाएं। जी देखें इब्राहिम, हुआ ऐसे था गुज़िश्ता जुमे के रोज बात है कि अक्सर लोगों ने ये गुमान किया था कि शायद क्योंकि सऊदी अरब में यकुम मुहर्रम हफ्ते से मनाई जा रही है तो यूनान में भी यकुम मुहर्रम हफ्ते ही को पड़ेगी,
ऐसा नहीं था, मगर क्योंकि इस हवाले से वो तमाम तंजीमें जो इन मामलात पे निगाह रखती हैं या इसके लिए वर्किंग कर रही होती हैं, ख्वाह वो रमजान के मामलात हों या ईदैन हों या रबी अव्वल या फिर खुद मुहर्रम का चांद हो, वो इस बात से बाखबर थी, मुत्तला थी और मुताल्लिका जो जराए हैं उनसे भी राब्ते में थी, मशावरत में कि आया जुमे को चांद हो सकता है मुहर्रम का या नहीं। तो बिलाखिर बात ये हुई थी कि चांद जो है वो कुछ लोगों ने अनाउंस कर दिया था कि जैसे हफ्ते को यकुम मुहर्रम पड़ेगी, मगर क्योंकि इस हवाले से कुछ शवाहिद मौजूद नहीं थे, इसलिए जो हिलाल कमेटी है और उसके साथ जो मुंसलिक मजहबी और समाजी तंजीमों के लोग हैं, उन्होंने मिलके ये मशवरा फिर किया बाद में कि चांद जो है वो हफ्ते को ही हुआ था और इतवार को यानी कि 27 नवंबर को यकुम मुहर्रम थी। जी जी, लेकिन अशीर क्या जरूरत नहीं थी ये अनाउंस करने से पहले इकट्ठे हो जाने की या मिल बैठने की? जी देखें, यहाँ कहा जा सकता है कि थोड़ी सी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया गया कि मुहर्रमुल हराम के चांद के हवाले से कोई मशावरत नहीं की गई। इस चीज की जरूरत ही उस वक्त पेश आई, उस वक्त लोग डबल माइंडेड हो चुके थे कि आया हफ्ते को यकुम मुहर्रम थी या इतवार को यकुम मुहर्रम थी। मगर मैं फिर भी काबिल तहसीन समझता हूँ उन जिम्मेदारान को, खास तौर पे मैं शफीक आवान नाम लेना यहाँ जरूरी समझता हूँ कि जिन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ कमेटी के तमाम जिम्मेदारान से मुशावरत करके इस मामले को समझाया और इस हवाले से जो भी शवाहिद मौजूद थे वो पेश किए, लोगों को उनसे आगाह किया और ये मसला बहुत ही खुशअस्लूबी के साथ तय हो गया। चलें, बहुत अच्छा अशीर, बेहद शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये छोटा सा जो इख्तलाफ था बना था, इसको क्लियर करना ज़रूरी था क्योंकि हमने फर्स्ट मुहर्रम है जो पिछले सैटरडे को मनाया था, तो उसमें वही बात जो अशीर साहब ने कही। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पेत्रो जी, पेत्रो कोस्तादिनो, वेलकम, कैसे हैं आप? Πόσο ουρδού έχεις μάθει τα μας πεις? Σαλάμ αλέικουμ. Αυτό ήξερες και πριν 5 χρόνια. Δεν προχωράει. Ο Πέτρος, όπως λέει οι Πακιστάνοι δεν μαθαίνουν ελληνικά και οι Έλληνες δεν θέλουν να μάθουν πακιστανικά. Ναι. Ο Πέτρος καταλαβαίνει αλλά δεν μιλάει, όπως εμείς λέμε. Ναι. Πέτρο, ήθελα να μας πείτε για το αυριανό και για ηθαγένεια, όλα αυτά που γίνεται, όλο το σκηνικό. Γιατί να είμαστε εκεί? Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Δηλαδή, μετά από 2 χρόνια που είχαμε κυβέρνηση Πασόκ και Γιώργος Παπανδρέου, ξαφνικά αυτή η κυβέρνηση τελείωσε. Βαρεθήκαμε. Ήρθε ένας τραπεζίτης, ναι, έφερε τους φίλους του και έβαλε και το Λάος, τον Καρατζαφέρη, μέσα ναι, στην κυβέρνηση. Πώς έγινε αυτό? Ξαφνικά, χωρίς να τους ψηφίσει κανένας, και μάλιστα ο Καρατζαφέρης μπήκε στην κυβέρνηση λέγοντας ότι εγώ θα μπω σε αυτή την κυβέρνηση αν ο Γιώργος Παπανδρέου δεχτεί να πάρει πίσω τον νόμο για την ηθαγένεια. Γι' αυτό είναι πολύ σοβαρά αυτά που γίνονται από σήμερα. Ναι. Το ότι στο Συμβούλιο της Επικρατείας πάνε δικηγόροι, πάνε κάποιες ενώσεις, στην πραγματικότητα το Λάος πάει εκεί, και οι φασίστες, και ζητάνε να πάρθει πίσω ο νόμος για την ηθαγένεια. Και οι διατάξεις για τα παιδιά, και οι διατάξεις για την ψήφο στις δημοτικές εκλογές, που εμείς εδώ στην Αθήνα ήταν μεγάλη μας τιμή ότι είχαμε στο ψηφοδέλτιό μας Πακιστανούς, Μπαγκλαδεσιανούς, Αφρικανούς και Αλβανούς. Είστε πολύ υπερήφανοι ότι αυτό το ψηφοδέλτιο το πήραν οι κοινότητες των μεταναστών και το κάνανε δικό τους. Και προσπαθήσανε σήμερα να πείσουν τους ανώτατους δικαστές να πάρουν πίσω τον νόμο για την ηθαγένεια και για τα παιδιά που γεννιούνται εδώ στην Ελλάδα, ότι δεν μπορείς να πάρεις υπηκότητα αν δεν είσαι Έλληνας από αίμα. Ναι. Το τι σημαίνει από αίμα είναι ρατσισμός, είναι σοβινισμός. Λες και στην Αμερική που υπάρχει αμερικάνικο έθνος, έγινε από αίμα το έθνος το αμερικάνικο. Δεν έχει γίνει το αμερικάνικο έθνος το πιο ισχυρό, το πιο δυνατό του πλανήτη από τους μετανάστες που έχουν πάει από όλες τις χώρες του κόσμου. Ναι. Λοιπόν, και έρχονται κάποιοι εδώ να επιβάλλουν αυτή τη ρατσιστική πολιτική. Έχει μεγάλη σημασία
να φανεί ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας, οι εργαζόμενοι και οι μετανάστες λένε ένα μεγάλο όχι σε αυτό. Ήταν το μόνο βήμα το οποίο αναγκάστηκε το Πασόκ να κάνει και κοντεύουν να το πάρουν πίσω για χάρη του Καρατζαφέρη. Μάλιστα. Για αυριανή ημέρα πόσο σημαντικό είναι για να συμμετέχουν όλοι οι μετανάστες? Νομίζω ότι αν θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα έχουμε δικαιώματα, να έχουμε κατακτήσεις, δεν γίνεται, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι αυτό που κάνουν οι εργαζόμενοι που κατεβαίνουν με τις απεργίες, με τις μεγάλες διαδηλώσεις. Πιέζοντας, κρατάς τα δικαιώματά σου. Αν μείνει σπίτι σου, θα σου πάρουν και το σπίτι στο τέλος. Με τα χαράτσια, με τις επιθέσεις. Το να αφήσουμε να προχωράει αυτή η κατάσταση και με κυβέρνηση όπου είναι μέσα οι φασίστες, σημαίνει ότι οι νεοναζί, η Χρυσή Αυγή, όλοι αυτοί που κάνανε πογκρόμ στον Άγιο Παντελεήμονα, στον Ασπρόπυργο, στο Περιστέρι, στην Νίκαια, αυτοί που προσπαθούν τώρα στην σκάλα Λακωνίας και λένε ότι οι μετανάστες φέρανε ελονοσία, φέρανε αρρώστιες με τα κουνούπια. Ναι. Το κράτος δεν σκοτώνει τα κουνούπια, αλλά του φταίνουν οι μετανάστες. Μάλιστα. Έτσι. Αυτός ο ρατσισμός, για να το σταματήσεις, δεν το σταματάς με τη σιωπή. Αυτές τις μέρες κλείσανε 50 χρόνια από τότε που μια γυναίκα, Σάρα Πάρξ στην Αμερική, έκατσε πάνω σε μια θέση, μια μαύρη γυναίκα, μέσα στην Αμερική. Έκατσε μέσα στο λεωφορείο που απαγορεύανε στους μαύρους να κάτσουν μέσα στα λεωφορεία στην Αμερική. Και έγινε σύμβολο της εξέγερσης, για να έχουν δικαιώματα οι μαύροι της Αμερικής. Εδώ, για να μην υπάρχει ρατσισμό. Αν κάνουμε πίσω, και τι θα γίνει να την πάρουνε, και την ψήφο για τους μετανάστες, και όλα αυτά που λένε ότι κάθε μετανάστης είναι εγκληματίας, κάθε μετανάστης μας παίρνει τις δουλειές. Κλείνουν τα εργοστάσια, κλείνει η χαλιβουργική στον Ασπρόπυργο. Και φταίει ο μετανάστης. Ποιος την έκλεισε? Πακιστανός είναι αυτός που έχει το εργοστάσιο? व्यूअर्स, मेरा ख्याल है आपको जो लोग ग्रीक जानते हैं उनको ये अंदाज़ा हो गया होगा मिस्टर पेत्रो कोस्तांदिनो की बातों से कि बड़े से बड़े नुकसानात हैं, जो इतनी बड़ी बलाएं हैं जो वो कितना नुकसान पहुंचा रही है, उनकी तरफ नहीं देखा जा रहा। लेकिन जिस वक्त एक इल्ज़ाम लगाया जाता है गैर मुल्की पर कि गैर मुल्की मच्छर ला रहे हैं, गैर मुल्की आया कि वो मच्छर इस वक्त खा रहा है, मुआशी बहरान की वजह बना है, या वो इतनी बड़ी बलाएं जिनके मुंह का पता ही नहीं कि कितना पैसा वो हड़प कर गए। तो ये इनके बताने का मकसद था कि अमेरिका में जिस वक्त तासब की फ़िज़ा को ख़त्म किया गया और जिस वक्त कालों को बस में सीट पर बैठने की इजाज़त नहीं थी दी गई, आज उसी अमेरिका पे एक ब्लैक है जो वो हुकूमत कर रहा है। तो इसी तरह कल इकट्ठे होके एक ना एक नहीं एक ओ ही बोलना होगा और बताना होगा कि हम अपने हकूक़ के लिए तैयार हैं और हम अपने हकूक़ मारने नहीं देंगे किसी सूरत में। अभी कुछ हमारे और जो सवाल हैं जो समाज के साथ हैं, आपके साथ हैं, अवाम के साथ हैं, वो जावेद साहब से भी मैं पूछना चाहूँगा। वक्त की कमी भी है, हाजी अफजल साहब से भी पूछना चाहूँगा। कल का एक वाक़या था जी खरीदारी का, जो आपको बताया, जो रिपोर्ट भी चली, इस किस्म के वाक़यात जावेद साहब लगातार हो रहे हैं। और जिस वक्त हम जाके कवरेज करते हैं तो अवाम है जो समाजी कारकुनान सदूर से अपने आप को गैर महफूज समझ रही है। इसकी वजह समझ नहीं चाह रही, आखिर वजह क्या है? अवाम में ये जरासीम है जो दिन ब दिन इजाफा क्यों कर रहा है? असल में इब्राहिम, ये एक ऐसा सवाल है जो बड़ी लंबी, कुछ चीज़ें होती हैं बड़ी छोटी सी, लेकिन उनके जवाब बड़े ज़्यादा वसी। जर्नल बात में आप ये कह सकते हैं कि जिसने जैसा सीखा उसने वैसा बिहेव किया। तो मैं समझता हूं कि जब किसी नेशन की तरक्की, उसकी मजबूती, उसकी अजमत आपको चाहिए, तो फिर उसमें उस नेशन का एक एक फर्द अपना रोल अदा करेगा, तो फिर आप अच्छी सिमत की तरफ जा सकते हैं। जैसे अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हर शख्स जो है वो मिल्लत के मुकद्दर का सितारा होता है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये जान लें कि किसने क्या किया, ये क्यों आ गया, कोई आया नहीं, घर बैठ के अगर बातें करेंगे, थोड़ी सी तहकीक अगर कर ली जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये बात खुद जो मेरे भाई हैं वो बता सकेंगे कि किस वजह से वो करते हैं। क्योंकि चीज़ों को ना जानने की वजह से अक्सर बेशतर ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसी बात कर दी जाती है जिसका ना
कोई तल्लक होता है और ना, और मैं समझता हूँ इसमें यह भी हो सकता है, क्योंकि आप ये समझे, मैं तो ये समझता हूं, चाहता हूं कि जब तक आप उसमें शेयर नहीं करते, फंड नहीं देते, आप उसमें ड्यूटी नहीं देते। इब्राहिम, आपको पता है जब एक बेकारी, एक फकीर हाथ ऐसे करता है, चूंकि उसने डिजर्व नहीं करता, उसने कोई काम नहीं किया होता, मेहनत नहीं की होती, तो उसकी वजह से उसका हाथ बोझल और बुरापन लगता है। तो मैं ये चाहता हूं कि हम आपस में एक दूसरे को इल्जामात ना दें, पहले समझने की कोशिश करें, तहकीक करें। बिल्कुल ठीक। अमीर का जो है ना, वो तो गिरेबान भी बंदे के हाथ में होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन कब? उस वक्त जब वो बहुत ज्यादा अच्छी तहकीक कर ले और बेहतरीन अखलाक के, सिविलाइजेशन के बहुत अच्छेपन के दायरों में रहते हुए वो कहे जी कि ये बात है, ये मुझे साबित होगी। बिल्कुल ठीक। हाजी साहब से मैं एक बात पूछना चाहूँगा। हाजी साहब, इस वक्त काफ़ी, इन दिनों में काफ़ी समाजी शख्सियात, सहाफ़ी बरादरी, एजेंट लोग, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं जो वो रूपोश होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका लगातार फील्ड में वर्क है, तो ये अचानक क्यों और कैसे हो रहा है? देखिए जी, हर आदमी अपनी मर्जी से जब चाहे वो जा सकता है, जिस कंट्री चाहे, अपने मुल्क चाहे। मुझे मेरी समझ में नहीं आया ये आपका इशारा किस तरफ है। नहीं, इशारा बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाता है, लेकिन आप अक्सर औकात कई दफा खुद उस सवाल को रूपोश करने की कोशिश करते हैं। बात करने का मकसद ये है कि काफ़ी सहाफ़ी हजरात हैं, काफ़ी समाजी कारकुनान हैं जो इस वक्त, हमें तो लगातार रिपोर्ट्स मिलती हैं। अभी जो कंट्रोल रूम है उसमें एक इतना बड़ा दत्था बना हुआ पेपर्स का, एप्लीकेशंस का, फलां बंदे ने हमारे साथ ये किया, फलां बंदे ने हमारे साथ ये किया, लेकिन क्योंकि फील्ड में आप वर्क कर रहे होते हैं, आखिर वजह क्या है? ये अचानक क्राइसिस की वजह से वो बेचारे अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए आगे पीछे हाथ पांव मार रहे हैं, कोई बिजनेस के लिए जा रहा है, कोई। अच्छा जी, डिप्लोमेटिक किस्म का जवाब, जैसा कि हमेशा मुझे इंतजार रहता है। एक और बात, सफारत खाना के नीचे इस वक्त एक जालसाजी का बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा है। लगातार एप्लीकेशंस आती हैं और ऐसे ऐसे इमोशनल्स उस पर डायलॉग लिखे होते हैं, अशार लिखे होते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। एम्बेसी लगातार रोकथाम करने की कोशिश कर रही है, इसमें भी कुछ शक वाली बात नहीं, लेकिन आया कि कैसे मुमकिन है कि एम्बेसी के नीचे बैठे हुए ये सब कुछ हो रहा है, और उसमें आया कि आपने एज ए समाजी कारकुन कोई अमल दखल करने की कोशिश की है? देखिए जी, पहली बात तो हमारे नोटिस में नहीं है, ना ही अभी किसी ने बताया कि भाई हमारे साथ ये हो रहा है और ये नहीं हो रहा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपस में पहले इत्तेहाद पैदा करें, और अगर किसी के साथ कुछ ज्यादती होती है तो सफारत खाने में भी उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं, कौन पैसे उनसे मांगता है, क्या जालसाजी हो रही है। मेरे ख्याल में तो मुझे नहीं पता, अगर कोई बंदा उनसे पैसे मांगता है तो उसको बिल्कुल मीडिया पे लाएं, एम्बेसी पे उसकी शिकायत करें ताकि उसका अजाला हो कौन पैसे मांगता है। ये वाज़ें वैसे आती रहती, जिस तरह आपने पहले सवाल किया है कि लोग कहते हैं जी वो हमारी मदद के लिए कोई नहीं आता, हम तनहा हैं। ऐसे नहीं होता। पहली बात तो ये कि अपने फ़राइज़ से ये लोग गफलत बरत रहे हैं खुद ही। ठीक, जब ये अपने फ़राइज़ नहीं सही तरीके से अदा करेंगे तो दूसरा बंदा कोई नहीं इनके हकूक़ पूरे कर सकता। ठीक, एक कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है और कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब और कहाँ से जी? इश्तियाक जी, निकिया से बोल रहा हूँ। जावेद साहब से बात करनी थी। कीजिए बात, आपकी सुन रहे हैं आवाज वो। अस्सलाम वालेकुम जी, जावेद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी मेरे वीर, क्या हाल है जी आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आपको भी अल्लाह सलामती से रखे जी। मुझे बहुत खुशी हुई है जो आज आप आए हैं इधर। जी बड़ी मेहरबानी, ये इब्राहिम फैज का कमाल है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बेहद शुक्रिया इश्तियाक साहब। अच्छा, क्योंकि टाइम की किल्लत होती है इसलिए बहुत से सवालात ऐसे होते हैं। जावेद साहब बड़ी मुश्किल से हमें मिले हैं तो वो भी पूछना ज़रूरी होते हैं। जावेद साहब, लगातार एलिगेशन लगता है कि ये जितने इजलास होते हैं या जितने एहतजाज होते हैं, इनकी ये जो सदूर हैं या ये जो समाजी कारकुनान हैं, इनको पेमेंट की जाती है। इससे मैं थोड़ा सा पर्दा उठाना चाहता हूँ कि आया कि वाकई ऐसा कोई है? इब्राहिम, हरगिज़ इसमें आपने मुस्तकिल देना होता है जी। अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी हर चीज़। जैसा कि आप जानते हैं सुबह 9 बजे से लेकर दिन 2 बजे तक उधर शमूलियत शैपी करातिया खड़े हुए, और ये बाखुदा ऐसा है, ये मैं कभी कभार समझता हूँ ये सियासत इतनी अच्छी और इतनी बेहतरीन फील्ड है, आप में तहम्मुल पैदा करती है, आप में सब्र पैदा करती है,
आपको एक्टिव करती है कि कुछ करना है। जी जी। तो मैं समझता हूँ ये सवालात जो बात जो अगर होते रहते हैं तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह तसलसल से, प्यार से, तहम्मुल से इनका जवाब भी दिया जा सकता है, इनकी वजाहत भी की जा सकती है। लेकिन हकीकत ये है, और ये जमानत और गारंटी चैलेंज वाली बात है कि किसी भी सूरत आप किसी जुलूस से एक पाई ले नहीं सकते, दे जितना चाहें सकते हैं, क्योंकि उन जुलूसों के लिए बेशुमार फंड्स की ज़रूरत होती है। वो एक पोस्टर या एक कार्ड या एक पेपर जो यूज़ होता है ना आपको आगाही के लिए, तो मैं समझता हूँ इस की पेत्रो कोस्टादिनो मैं मिसाल दूंगा अपने भाइयों को, अपने देखने वालों, सुनने वालों को, कि इसके पास एक जूता और एक शर्ट नहीं थी, ये शर्ट जब ये दिमोतिको सिंबुलो बना, और मुझे रश्क आता है इसकी इस मेहनत पे। तो मैं कहता हूं कि अगर पेत्रो कोस्टादिनो जो है वो दिमोतिको सिंबुलो बन सकता है, और आप यकीन कर लें कि सिर्फ और सिर्फ दिन और रात दौड़ने की वजह से लोगों के दिलों में प्यार पैदा होना, चले जाए कि कुछ शिकायत, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, इंसान इंसान है, कामल नहीं हो सकता। बिल्कुल, उसमें कुछ बताना बेहद जरूरी है अपने इंसानों को, अपने लोगों को, कि लगातार इन लोगों के जहन में ये बात है कि जितने इजलास एहतजाज होते हैं कि शायद आमदन का जरिया यही है। हाजी साहब, आप भी कभी बॉर्डर पे होते हैं, कभी डेड बॉडीज़ के लिए होते हैं, आपके लिए भी हमें लगातार मिलता है कि हाजी मोहम्मद अफजल शामपुर का जरिया माश यही है कि जिस वक्त इन्होंने बॉर्डर पर जाना होता है तब भी बारी भरकम। एक हमारे माशाल्लाह सदर साहब यहाँ आए थे, उन्होंने तो डायरेक्ट ही इल्ज़ाम लगाया था कि पहुँचने वाले पहुँच गए, उन्होंने अपनी फ़ीस ले लेनी है, अपनी जो कमाई है कर लेनी है। इसके बारे में मैं आपसे भी चाहूँगा कि कितना कुछ कमाते हैं आप? ना, हर आदमी का अपना सोचने का एक अंदाज़ है, जितना उसमें अक्ल होगा, जितनी सोच होगी, उसके मुताबिक ही बात करेगा ना। जिस तरह आपने ये जुलूसों की बात की कि भाई इनको पैसे मिलते हैं, ये बेचारे खुद उनके पास कोई कपड़े नहीं है पहनने के लिए, इन्होंने किसी को क्या पैसा देना है। जी जी, ठीक है, तंजीमों के कुछ मफादात होते हैं गवर्नमेंट से, कुछ वो अपने हकूक मांगने के लिए, ठीक है, उनका ये ड्यूटी है, सियासी जमातों के, पॉलिटिक्स ऐसी है। जी जी, तो वो चलो एक सदर साहब है, बाकी 90,000 पाकिस्तानी तो यहाँ पे मौजूद है। अक्सर आप देखते भी हैं रात को 1:30 बजे 2 बजे जब हम जाते हैं, और पूरी दुनिया को पता है कि स्तावरोपोलो कितने पैसे लेता है। जी जी, मैं तो डायरेक्ट भी लोगों को कहता हूँ कि आप डायरेक्ट उसको फ़ोन कर लें, 1750 यूरो लेता है वो, जब यहाँ से डेड बॉडी भेजता है। अगर वो लामिया से आगे चला जाता है तो सलोने की रोड नहीं, बात अभी स्तावरोपोलो से आमदन होने का नहीं, कहा यह जाता है कि पीछे से कोई गवर्नमेंट आपको फंड्स दे रही है, एजेंसियां दे रही हैं। नहीं, कोई गवर्नमेंट फंड नहीं देती डेड बॉडी उठाने के लिए, ना गवर्नमेंट फंड देती है ना एजेंसियाँ फंड देती हैं, ये उनकी अपनी एम्बेसी की तरफ से कुछ नहीं, एम्बेसी भी कुछ नहीं देती। ये वो बात है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, हमेशा खुद कर नहीं सकते, खुद वो मेहनत कर नहीं सकते, वो दूसरों को बस वो एक बातें बना। अच्छा जी, एलिगेशन की, तनकीद की लगातार भरमार रहती है समाजी कारकुनान पर, और अक्सर औकात कीचड़ उछाला जाता है बगैर कुछ लिए दिए, बगैर जाने बूझे, बगैर कुछ समझे। आखिरी जो लास्ट वाकया था आसिफ जावेद की जो डेड बॉडी थी, जिस वक्त उसका जनाजा अदा किया जा रहा था, वहाँ भी एक हमारे इमाम और ख़तीब साहब हैं, उन्होंने कुछ इसी किस्म का इंतशार फैलाने की कोशिश की। हमारी जो वेनिस न्यूज़ नई अखबार है उसमें मुकम्मल डिटेल्स के साथ एक आर्टिकल उस पर मैंने लिखा है, वो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये समाजी कारकुनान अपनी नींद, अपना आराम, अपने गरम गरम बिस्तर छोड़कर आपकी खिदमत के लिए दौड़ते हैं, और बाद में तनकीद की जाती है। क्योंकि मीडिया का काम जिस तरह आपके मसाइल को उठाना है, इसी तरह हमारी ड्यूटी में ये भी शामिल है कि ये जो लोग जितनी खिदमत कर रहे हैं और सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, तो इनके दामन को आप हमेशा गंदा करने की क्यों कोशिश करते हैं? एक सवाल मैं भी आपसे करना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल। कि आप कल रात भी 2 बजे गए थे खैदारी में, 2:30 बजे को मार पड़ी थी, उससे पहले आप 4-5 दिन पहले आप मनीती में भी रात को 3:30 बजे तक। जी जी, तो क्या आपको कोई फायदा मिला? जी आपको जी, किसी ने पेमेंट की, किसी एजेंसी ने, किसी गवर्नमेंट ने? यही सवाल अगर मैं आपसे करूं, यही इसी बात को हम क्लियर करना चाहते हैं कि बहुत सी चीजें हैं जो वो उसी रिपोर्ट में एक हजरत थे, एक बिजनेसमैन शख्सियत थी इम्तियाज अहमद साहब, जिन्होंने कहा कि ये समाजी कारकुन कुछ नहीं करते, ये बस लूटना जानते हैं, पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, ना हमें इनकी मदद की ज़रूरत है और ना ही हम इनसे मदद की कोई उम्मीद रखते हैं। इसी किस्म की चलें ये तनकीदें उन कुछ ऐसे जहनों की तरफ से जिनको क्या कहें ये कुछ समझ नहीं चलती। अभी
कुछ गुजारिशात की गई हैं। सुप्रीम कौंसिल जो इलेक्शन कमीशन की एक 5 रुकनी एक एजेंडा बनाया गया है, उनकी तरफ से 9 निकाती गुजारिशात हैं, जो उनका एक नया पेपर है जो वो सामने आया है। तो जब उनसे रिप्लाई मांगा गया कि ये गुजारिशात जिनकी समझ अभी तक नहीं चल रही है, आपने जिस वक्त सिग्नेचर किए हैं कि हम सुप्रीम कौंसिल के अहल हैं ऐसी जिम्मेदारी उठाने के लिए, और बाद में आप ये कहते हैं कि नहीं सुप्रीम कौंसिल है जो वो कुर्बानी का बकरा नहीं बनेगी। अभी इससे हम पर्दा उठाएंगे नेक्स्ट अपने प्रोग्राम्स में। लेकिन एक सिर्फ सवाल का मैं पूछूंगा जावेद साहब से, क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, इज्तिमाई मसाइल को जाती मसला क्यों समझा जा रहा है यहाँ पर जावेद साहब? इब्राहिम, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की कि जब तक कौमों को उन रस्तों से आगाही ना हो, रोशनाई ना मिले, आगाही ना होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं और हर बंदा ये समझता है कि मैं, हालांकि होना ये चाहिए कि हर इज्तिमाई मसले को भी अपना मसला समझ लेना चाहिए और समझ के उसको इज्तिमाई मसले को हल करना चाहिए, ना कि उसको छुपाना चाहिए, ना कि उसको छुपाना चाहिए। अगर आप सिर्फ अपना मसला हल करेंगे और बाकी सबका मसला छोड़ देंगे, इसका मतलब है वो सब मसाइल में गिरे हुए भी आपका मसला बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक। नाजरीन, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ पेत्रो कोस्तादिनो आपका, जावेद असलम आराई साहब, बहुत शुक्रिया हाजी अफजल साहब, इन लोगों का। आने वाले औकात में दोबारा ये हमारी जो बात है डिटेल के साथ होगी और इन बातों से भी हम पर्दा उठाएंगे। अभी मुझे और मेरे मेहमानों को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज़।